आतंकवादी का इस तरह से महिमा मंडन क्यों किया गया, कब्र को मजार बनाने की कोशिश किसकी, और कार्रवाई जब शिकायत मिली थी तो क्या की गई। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है और इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। श्वेता सालिनी, लीडर बीजेपी की, संजय गुप्ता जी, लीडर शिवसेना के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, चीफ मुफ्ती हैं आप ILMO होनार के। श्रीराज नैयर, स्पोक्स पर्सन VSP के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही आसिफ बामला भी होंगे हमारे साथ, लीडर बीजेपी के। लेकिन सबसे पहले संजय गुप्ता जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, 2020 में आपकी सरकार थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि दो पूर्व ट्रस्टियों ने जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और उस समय भी शिकायत की गई थी, क्या कार्रवाई हुई थी पूरे मामले पर? बात यह है कि कुछ लोगों की ना ये आदत होती है कि वो अपनी गलतियों का ठीकरा भी दूसरों पर फोड़ने की कोशिश करते हैं, और वो इस तरह से फोड़ने की कोशिश करते हैं कि जैसे तो वो खुद बहुत सच्चे हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की और सारी गलती सामने वाले ने की है। मगर सच्चाई सच्चाई होती है जो पता चलती है। क्या है सच? जिस वक्त टाइगर मेमन को फांसी हुई, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। हाँ। किस लिए कब्र बनवाई गई ऐसे आतंकी? टाइगर मेमन भाई है। समुद्र में दफनाया गया। हाँ। याकूब मेनन जिसकी कब्रें बनवाई गई, इस आतंकवादी की कब्र बनवाई क्यों गई? इस आतंकवादी को समुद्र में क्यों नहीं दफनाया गया? जो गलती इनकी सरकार ने की, आप थे सरकार में, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, आप क्या कर रहे थे? आप थे सरकार में नहीं थे? शिवसेना क्या कर रही थी उस समय? क्यों करने दिया मुख्यमंत्री को ऐसा काम? तो उस वक्त सपोर्ट तो आप लोग कर रहे थे ना। बिना आपकी सरकार चल ही नहीं सकती थी। उद्धव जी ने जो काम किया, बिना आपकी सरकार चल ही नहीं सकती थी। क्यों नहीं रोका आप लोगों ने? साहब ने भी की। उस वक्त कोरोना का अहम मुद्दा था, ना कि ये इन जैसी कब्रों का मुद्दा अहम था। उस वक्त जो मुद्दे अहम थे उसको देखा गया, लेकिन उस वक्त तो ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया, ना पता चला और इस मामले में क्या मुद्दा था, क्या नहीं था। अगर सीधे आरोप लगाए गए हैं कि इस पूरे मामले में नहीं, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। अलग अलग जगहों पर शिकायतें की गई थी, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। आतंकवादी धमकी आती है और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग दूसरे कामों में बिजी थे, इस वजह से ध्यान नहीं दे पाए। अंदाजा है आप क्या बोल रहे हैं? आपने भी उस वक्त तो आपने भी इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठाया, ना आपकी नॉलेज में आया, मतलब ना हमारी मीडिया नॉलेज में मुद्दा आया, उठाया उसके बाद ही तब की शिवसेना की सरकार जब उठाया। बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं सरकार की नाक के नीचे जो पता नहीं चलते, कई बार पता चलने के बाद देने के बाद संजय गुप्ता जी, आपको अंदाजा नहीं है आप क्या बोल रहे हैं? आप ही कह रहे हैं मीडिया मुद्दा क्यों नहीं उठाता? सरकार जो मीडिया क्या चुनाव लड़ता है और जाता है जनता के बीच में कि हमें वोट दो, हम काम करेंगे? ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। आप लोगों से जुड़े हुए काम नहीं करेंगे, मीडिया उठाएगा उन मुद्दों को। लेकिन इतना गंभीर मामला जब आपकी संज्ञान में आता है, आप लोगों ने क्यों नहीं की कार्रवाई कोई? आपको अंदाजा है आतंकवादी धमकी आती है, याकूब मेमन की कब्र पर मजार बनाने की आतंकी धमकी आती है, जिस तरह के आरोप हैं आज कर लीजिए इस कब्र को उखाड़ने का काम, आज दफना दीजिए इस कब्र को। जो है 18 महीने में कब्र खुद जाती है, खुद ही क्यों नहीं कब्र अभी तक? आज दफना दीजिए इस कब्र को। समुद्र में आज किसने रोका? इस पर एक कानून बने। सरकार थी वो क्या कर रही थी? कब्रें ऐसे नहीं बननी चाहिए। आपकी सरकार थी क्या कर रही थी संजय गुप्ता जी? मुझे क्या कर रही थी आपकी सरकार? नहीं, मतलब हमारी सरकार तो जो कर रही थी, आप ये बताइए ना, देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे थे? देवेंद्र फडणवीस जी ने कब्र क्यों बनने दी? क्यों आज जिसलिए क्या इंक्वायरी हो रही है इसकी? इस पर कानून बना के इन जैसी कब्रों को उखाड़ करके फेंका जाए? किस लिए हैं ये कब्रें आज भी यहाँ पर? मुझको ये बताएं आप। क्या इस पर पूरे देश के ऐसे तो बहुत सी कब्रें हैं, मेरे ख्याल से ऐसी कब्रों को हमारे देश के अंदर किसी भी कब्रिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं देनी चाहिए। इस पर कानून बनकर इस तरह की कब्रों को हमारे देश की धरती पर से हटा दिया जाना चाहिए। तब तो फर्क नहीं पड़ता। अब जब ये मुद्दा पूरे देश में राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है, तो आप कह रहे हैं कि उस समय देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे थे? जरा सुना देते हैं जजील नवरंगे, पूर्व ट्रस्टी की ओर से कितने गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इस पूरे मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पहले उनके आरोप सुनिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। 2016 में इलेक्ट हुआ था, दिसंबर 2016 में इलेक्टेड होकर जो है वो ट्रस्ट में आया था। उस वक्त तक के जो है उसके अंदर कोई रिटिफिकेशन नहीं था। इवन मैं जब 2020 तक के वहां पर था, जो एफआईआर होने से पहले, वहां तक की कोई रिटिफिकेशन नहीं था। अभी भी जो है ये ट्रस्टी, जो प्रेजेंट ट्रस्टी जो है, वो उनके अंडर पे ये रिटिफिकेशन हुआ है। नहीं सर, इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, पॉलिटिकल इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है, इस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। अभी बीच में लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे जो है पॉलिटिशियन मस्जिद में आते थे, तो इनके साथ में इन्फ्लुएंस है या नहीं है, वो उस बारे में वो आप उनसे पूछिए।
हाँ, इतना है कि मुझ पे एफआईआर होने के लिए बहुत सारे उनका अपने पावर लगाए और मुझ पे झूठी एफआईआर की गई। एफआईआर नहीं, एनसी की थी। जब वो मेरे पास में अप्रोच हुए थे, उसके बाद में मैंने उस कबर को जो है ब्यूटिफिकेशन और पक्की बनाने के वास्ते जो डिनाई किया था, जब वो मुझसे रसीद मांग रहे थे, तो उस पे हमने डिनाई किया था। तो डिनाई करने के बाद में मुझको धमकी देते थे। धमकी देने के बाद में मैंने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन, एटीएस ऑफिस और दूसरी जो दीगर कंप्लेंट होती, मैंने उस जगह पे कंप्लेन किया था। ये मेरे कंप्लेन लेटर है, जो आप शायद अपने पीडी के इसमें लाइव दे सकते हैं। और एक मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर मैंने एक एनसी की थी कि मुझको जो है वो ऐसा इस तरीके से डिटेन किया जाता है। तो उसके बाद में कोई रिप्लाई नहीं आया। और फिर बाद में उनका मेन इंटेंशन ये था, जो दूसरे ट्रस्टियों से मिलकर, कि आप इन ट्रस्टियों को हटा दो, हम आपको जो है ये ब्यूटिफिकेशन करके पक्का करने के लिए देंगे। इन्होंने हमारे को ट्रस्ट से हटा दिया, तो फिर हम लोग का कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो हम लोग इसके ऊपर खामोश हो गए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पूर्व ट्रस्टी को आप सुन रहे थे कि हम लोग खामोश हो गए। आपको बताते चले उस समय के एटीएस चीफ से, मुंबई पुलिस कमिश्नर से और हाईकोर्ट के जज के पास तक ये पूरा का पूरा मामला पहुंचा था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ढाक के तीन पात। शायद यही वजह है कि आज इस मुद्दे को लेकर एक तरफ जहां लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, 257 लोगों के कत्ल का जो गुनहगार है उसकी मजार को सजाने की कोशिश की गई, कब्र बनाकर मजार में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद फूल चढ़ाए गए, वहां पर दीपक जलाए जा रहे हैं। आखिर ये किसकी शह पर हुआ है? एक बार मैं आपके पास आऊंगी। मुझे लग रहा है संजय गुप्ता जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन श्रीराज नायर जी, बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अगर उसको कब्र बनाने की इजाजत देने की बजाय समंदर में फेंकवा देती शव को, तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, तब क्या हो सकता था, अब क्या होगा ये विषय दूसरी बात है। लेकिन आज के समय पर एक ऐसा आतंकवादी जिसको पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद देश की जुडिशियरी ने फांसी पर लटकाया, जिसके ऊपर 257 लोग बेगुनाह, जो मुंबई में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, जिसका कोई राजनीतिक पक्ष से कोई सरोकार संबंध नहीं था, ऐसे निर्दोषों को मारा और देश की न्याय प्रक्रिया ने उसको फांसी लटकाई। आज ये ऐसे कौन लोग जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, जो एक आतंकवादी का महिमा मंडन कर रहे हैं? ये किस प्रकार की मानसिकता है? तो सबसे पहले तो इस पूरे षड्यंत्र, ये राष्ट्र विरोधी आतंकवाद प्रेमी जितने भी इस षड्यंत्र में लिप्त हैं, सबके ऊपर एंटी टेरर एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट का सीधे 1984 के बाद ऑर्डर है, कोई भी बरियल ग्राउंड में, सिमेट्री में अगर जहां शव दफनाया जाता है, 18 महीने में शव डिकम्पोज हो जाता है और नए शव के लिए वो गड्ढा वापस उपलब्ध कराना चाहिए। वहां पर कैसे वहां पे एक ओटा बनता है? कैसे सरकार 2015 के बाद कब तक थी बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में? सरकार किसी की भी हो, नहीं, ये जो हुई इसके ऊपर पूरी जांच होती है, बात नहीं है। बात है श्रीराज नायर जी, आप अगर दूसरों पर आरोप लगाएंगे तो आपसे पलटकर पूछा जाएगा। 2015 में अगर कब्र की इजाजत दी गई और 18 महीने के भीतर कब्र को, जो आप कह रहे हैं कि मिट्टी को हटा दिया जाता है या जो कुछ भी प्रक्रिया होती है, कोर्ट का ऑर्डर है, क्यों नहीं किया सरकार ने? क्या कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस, क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री? यहाँ पर इसके ऊपर एक पूरी जुडिशियल जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें बात जांच की नहीं है, बात 257 लोगों के कत्ल के गुनहगार की है। 700 से ज्यादा लोग आज भी अपनी जिंदगी को किस तरह से तिल तिल कर मरते हुए हर रोज देखते हैं। उनके शरीर के कई ऐसे अंग हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया बम धमाकों के बाद। 12 सिलसिलेवार बम धमाके, इतने लोगों की मौत हो जाती है और हम इस मामले को बस ऐसे हल्के में लेते हैं। जांच होनी चाहिए। 2015 का मामला, 17 का मामला, 20 का मामला, 2022 में हम बैठकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। नहीं, ये किसने किया महिमा मंडल? ये अभी हुआ, पहले सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, तो किसने किया महिमा मंडल? बताने की जरूरत है क्या? और 2017 में क्यों नहीं कब्र को, जो आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, क्यों नहीं उसको तब्दील किया गया? कोई परमानेंट ओटे की इजाजत हाईकोर्ट के अंतर्गत, हाईकोर्ट के नियम का भी उल्लंघन है, कंटेंट ऑफ कोर्ट भी है। हम तो सीरियस ये मांग कर रहे हैं, वो तुरंत उस ओटे को उखाड़ फेंकना चाहिए। उसका वो स्ट्रक्चर जो बना है उसको तुरंत तोड़ना चाहिए। सरकार को विलंब बिल्कुल नहीं करना चाहिए।